नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश परमार। हमने जो मध्य प्रदेश से संबंधित श्रृंखला प्रारंभ की है उसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर पढ़े हैं। हमने मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक भागों के बारे में, किन किन भौगोलिक भागों में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ है उसके बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम 2 पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड में पढ़ेंगे। आज फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम सेकंड लेक्चर भी इसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश से संबंधित क्या क्या पढ़ने योग्य बातें हैं, याद रखने योग्य बातें हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। कॉपी पेन, जो मैं बोलता जाऊं वो भी हमें नोट करते जाना है, ठीक है। जो यहाँ लिखा है वो तो करना ही है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो भी करना है, ठीक है। एक कहानी जैसे हमको पढ़ना है कि कोई कहानी या स्टोरी हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसी की ऐसी याद रहती है। सेम ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा और आपको भी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, ठीक है, पार्ट फर्स्ट। इसके जस्ट मैं सेकेंड पार्ट अपलोड करूंगा। तो फर्स्ट देखते हैं, हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य, मध्य प्रदेश के बारे में क्या क्या सामान्य बातें हैं, ठीक है। ये क्या है मध्य प्रदेश, ये जो मैप हमने इससे पहले लेक्चर में भी बनाई थी, इस बार भी मैंने बनाई है। मैप पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मैप अब कोई मैं पेंटर नहीं हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आएगी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की मैप है। हम पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से पड़ोसी राज्य है। जैसे हमने भारत के पड़ोसी देश पढ़े थे, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। अब हम इनकी दिशाएं भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन है? उत्तर में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। हमसे पूछा गया मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, ऑप्शन में दिया उत्तर प्रदेश। वैसे पड़ोसी पढ़ रहे हैं हम, वैसे उत्तर में और भी है, उत्तर में और भी राज्य हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन पड़ोसी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में मैंने आपको दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में क्या है? गुजरात है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पश्चिम में क्या है? गुजरात। ये बॉर्डर भी मैंने बनाई है, कहां से? अभी हम ये भी पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में कि कौन से स्टेट से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले की सीमा लगती है, या कौन कौन से अन्य स्टेट की विभिन्न जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, वो भी हम विस्तार से देखेंगे। लेकिन अभी जो देखने योग्य बातें हैं वो देखिए, ठीक है। पश्चिम में गुजरात, ये गुजरात, ये राजस्थान, ये यहां से ये इधर यूपी, ठीक है। उसके बाद दक्षिण और पूर्व, पूर्व में भी और दक्षिण पूर्व में भी ये हिस्सा यहां तक आता है। तो दक्षिण पूर्व और पूर्व और दक्षिण पूर्व में क्या आएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में और भी राज्य हैं, लेकिन हम अभी पड़ोसी पढ़ रहे हैं, एमपी के पड़ोसी राज्य, ठीक है। ये हो गए, हम कितने पढ़े हमने? उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र दक्षिण में, और पूर्व दक्षिण, पूर्व या दक्षिण पूर्व में कौन सा? छत्तीसगढ़, ठीक है। अब हम देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको पता है भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। तो मध्य प्रदेश आपको पता है, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच है, हृदय प्रदेश है। हृदय कहाँ होता है आपको पता है? तो भारत का जो हृदय है कहाँ है? वहां पे क्या स्थित है? हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले हम उपनाम देख लें इसके, तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आएगी। उपनाम में है हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को? हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो भारत के हृदय में स्थित है, भारत के बीचों बीच स्थित है, भारत के मध्य में स्थित है, ठीक है। इसी कारण इसे हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
सेकेंड है सोया प्रदेश। सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है? सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की जो फसल है वो कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है, इसलिए इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सोया स्टेट। उसके बाद टाइगर स्टेट। आपको पता है सब पहले मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट था, उसके बाद कर्नाटक में, जो कर्नाटक स्टेट है वहां टाइगर की संख्या ज्यादा हो गई थी, तो कर्नाटक को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त था। लेकिन पुनः अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। अभी जब कमलनाथ की सरकार थी, जो मुख्यमंत्री थे माननीय कमलनाथ, उनके समय की बात है। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे टाइगर? 526 है वर्तमान में, जो अभी गणना है हुई है उसके तहत। कर्नाटक में कितने हैं? कर्नाटक में 524। और उत्तराखंड भी है एक स्टेट, उसमें है 442 के समथिंग है, 442 के समथिंग ये शायद, हाँ 442 ही है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट जो रैंक है एमपी की है टाइगर में, सेकंड है जो कर्नाटक की है, और थर्ड है उसमें उत्तराखंड है। उत्तराखंड अभी हम पढ़ेंगे। ठीक, टाइगर स्टेट। उसके बाद है एक सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। आपको पता है कुछ अंग्रेजी नाम लग रहा है, तो ये नाम अंग्रेजों ने दिया इसलिए अंग्रेजी लग रहा है। ठीक है, अंग्रेजों ने जो मुगलों और मराठों से, भारत में जो अधिकतर मुगलों और मराठों से, महाराष्ट्र में आता है बरार क्षेत्र, तो मुगलों और मराठों से जो जो क्षेत्र अंग्रेजों ने जीता था, मतलब ब्रिटिश के अधीन जो मुगलों और मराठों से जिन जिन क्षेत्रों पे विजय प्राप्त की थी अंग्रेजों ने, उस क्षेत्र को उन्होंने सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम दिया था। इसकी राजधानी उस समय क्या थी? नागपुर। क्या थी उस समय? नागपुर। हमने पढ़ा था नागपुर पहले राजधानी थे, उससे उसी समय की बात है ये। और यहाँ के मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल जो कि हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, तो क्या थी? नागपुर, याद रखना। जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार उस समय मध्य प्रदेश का नाम था। अंग्रेजों के समय की बात मैं कर रहा हूं आपसे। उस समय यहाँ की राजधानी नागपुर थी, और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। और वो मध्य प्रदेश के भी प्रथम मुख्यमंत्री है। याद रखने योग्य बातें बस इतनी है। यहाँ पे विस्तार से जब पढ़ेंगे आपको सब डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमने भारत का देखा था। भारत का कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हाँ यही 32,87,263, 32,87,263। वही देखना, इसमें ही तो कंफ्यूजन होता है। जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन दोनों में होता है, भारत और मध्य प्रदेश में। तो वो भारत का है 32 लाख है, और यहाँ 3 लाख है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये 252 की जगह कहीं कहीं पे 245 भी दिया गया है कुछ कुछ बुक्स में, पर लगभग ज्यादातर यही मान्य है। अगर ऑप्शन में 252 आपको नहीं दिया, 3,08,252 नहीं दिया, अगर इसके स्थान पर 3,08,245 दिया, तो आपको उस पर क्लिक करना है, ना कि किसी दूसरे ऑप्शन पे। ठीक है, अगर 252 दिया है तो इसी पे करना है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का? आपको पता हो तो जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सम्मिलित था, तब क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य था, लेकिन अब सेकंड नंबर पे है। ठीक है, सेकंड पे नहीं है, अब तो और भी कोई स्टेट है, हाँ शायद सेकंड है। जनसंख्या की दृष्टि से तो और भी नीचे है मध्य प्रदेश, वो भी हम पढ़ेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उत्तर से दक्षिण विस्तार। हमने क्षेत्रफल देखा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हमने भारत का भी देखा था उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब हम उत्तर से दक्षिण का देखेंगे, एमपी का उत्तर से दक्षिण, ये सॉरी दक्षिण, ये कुल लंबाई कितनी है, या कितना फैला हुआ है, या विस्तार कितना विस्तृत है? 605 किलोमीटर। मतलब ये जो एमपी की यूपी से सीमा लगती है, यूपी गुजरात की, ये जो सर्वोच्च सबसे उत्तर में, उससे सबसे दक्षिण में जो बिंदु है, कितने किलोमीटर का है? 605 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर से दक्षिण विस्तार। उसी प्रकार पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 870 किलोमीटर। मतलब पूर्व से पश्चिम विस्तार
मध्य प्रदेश का 870 किलोमीटर है। याद रखने योग्य बातें हैं, नोट कर लेना कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भारत के कुल क्षेत्रफल में एमपी का स्थान। अगर भारत का कुल क्षेत्रफल 100% है तो उसमें 9.38% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखने योग्य बातें ये है, ये याद रखना। अगर मध्य प्रदेश ये कुल 100% में मध्य प्रदेश है तो इसके कितने 9.38% में क्या फैला हुआ है, एमपी। पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल के 9.38% पे मध्य प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है, लिली। लिली, ठीक है, लिली या उसे कुछ और नाम से भी जाना जाता है, वो अभी हम देखेंगे किस नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी लिली जब विस्तृत पढ़ेंगे। राजकीय वृक्ष बरगद। बरगद आपने सभी ने देखा होगा, बरगद गांव में से क्या और किसी और नाम से भी जानते हैं, बरगद। ठीक है, याद रखना राजकीय वृक्ष है, ना कि राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प है लिली और राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद। उसके बाद देखेंगे हम राष्ट्रीय पशु। राजकीय पशु बाघ है भारत का। राज्य की बात कर रहे हैं तो राजकीय पशु होगा। यहाँ कंफ्यूजन आपको यही ये क्रिएट हो सकती है, राजकीय पशु पूछा है या राष्ट्रीय पूछा है। तो राजकीय और राष्ट्रीय में आपको अंतर पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। राष्ट्रीय पशु पूछा भारत का तो भारत का पूछेंगे। कभी भी किसी स्टेट का राष्ट्रीय पशु नहीं होता है, राष्ट्रीय पशु पूरे भारत का होगा, पूरे राष्ट्र का होगा। उसी प्रकार राजकीय पशु एक स्टेट का होता है। क्या है हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, बारहसिंगा। ठीक है, उसके बाद राजकीय पक्षी दूधराज। सुल्ताना बुलबुल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। जो दूधराज है उसे सुल्ताना बुलबुल या शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम है क्या नाम है इसका वैज्ञानिक, इंडियन पैराडाइज फ्लाईकेचर। इंडियन पैराडाइज फ्लाईकेचर इसका नाम है, इंडियन पैराडाइज फ्लाईकेचर। नोट कर लेना, पूछते हैं इसको, कुछ ऐसे आएगा, इंडियन पैराडाइज फ्लाईकेचर। फ्लाईकेचर लिख लेना आप, मैंने बोल दिया। ये अंग्रेजी में भी नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम भी है। हिंदी में इसको बोलते हैं शाह बुलबुल, दूधराज या सुल्ताना बुलबुल। ठीक है, ये इसकी खास बातें ये हैं, जो शाह बुलबुल है ये हमेशा पतझड़ वनों में, बांस के वनों में, घने जंगलों में, झाड़ियों में, घने बगीचों में पाई जाती है। ठीक है, शाह बुलबुल यह क्या है, राजकीय पक्षी मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद राजकीय नदी। आपको पता है राजकीय नदी कौन सी है, नर्मदा। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे जिसका जल क्षेत्र या जल संग्रहण क्षेत्र भी सबसे ज्यादा किसका है, मध्य प्रदेश का। 1312 किलोमीटर लंबी है। जब मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे तो किस स्टेट में इसकी कितनी लंबाई है वो भी विस्तृत देखेंगे। नर्मदा पे कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनके बारे में भी हम विस्तृत पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। राजकीय नदी, ठीक है। राजकीय नाट्य, नाट्य का मतलब होता है ड्रामा, इंग्लिश में जिसे ड्रामा। जो राजकीय नाट्य क्या है हमारा, माच है। माच आपको पता है तो मालवा है, जो हमारा मालवा अंचल है, उसके कहां से जन्म हुआ इसका, माच का, उज्जैन से। माच का जो जन्म हुआ है, जन्म स्थान उज्जैन है। और माच आपको पता हो तो राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, उज्जैन का प्रसिद्ध है, उज्जैन से ही इसका जन्म माना जाता है। राजकीय नाट्य, इसे मालवी में माच, मचोली, माचली, मछली, ऐसे विभिन्न नामों से मालवी भाषा में विभिन्न क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है माच को। क्या है हमारा राजकीय नाट्य। नाट्य जो नाटक होता है, ड्रामा होता है, उसे ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमने देखा राजकीय नाट्य। राजकीय नृत्य, राजकीय नृत्य है राई। राई कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड के विभिन्न नृत्यों में सबसे प्रसिद्ध नृत्य है राई। ठीक है,
राई मध्य प्रदेश का कौन सा है? राई बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य की इसको क्या दी है? मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य की संज्ञा दी गई है, या मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन है? राई। ठीक है, राई में विभिन्न महिलाएं एक ग्रुप में नृत्य करती है। जो हमारा डांस होता है ना, नृत्य, उसी की बात कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। राई कुछ महिलाएं एक ग्रुप होता है, उनका एक समूह होता है, समूह में वो नृत्य करती है। और कुछ फागे, मतलब नाचते समय वो कुछ गायन भी करती है, तो वो गायन को क्या बोलते हैं? फागे। मतलब जो राई नृत्य है, इसे करते समय महिलाएं इसे समूह में करती है और करते समय कुछ गान का गायन करती है, उसे फागे बोलते हैं। हम जब मध्य प्रदेश के नृत्य पढ़ेंगे तो विस्तृत बुंदेलखंड के नृत्य, बघेलखंड के, मालवा के, खरगोन, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, जिन्हें खंडवा और खरगोन के नाम से जाना जाता है, उसे भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है राजकीय खेल मलखंभ। आपको पता है मलखंभ क्या होता है? एक ऊर्ध्वाधर क्या होता है? खंबा होता है, लकड़ी का खंबा होता है, या एक ऊर्ध्वाधर खंबा होता है। उस पे लोग क्या करते हैं? उस पे चढ़ के विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हैं या विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। जब जो लोग मलखंभ इसे 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या किया गया? 2013 में घोषित किया गया। मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया? 2013 में। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। 2013 में। तो लोग क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के, आपने सुना होगा स्टंट होता है, कोई बाइक से स्टंट करता है, तो वैसा जो लोग हैं, जो मलखंभ जो खेलते हैं, वो लोग क्या करते हैं? एक ऊर्ध्वाधर खंबा होता है, उस पर करतब दिखाते हैं, विभिन्न प्रकार के स्टंट दिखाते हैं, उसे ही मलखंभ कहा जाता है। जब हम मध्य प्रदेश के खेल पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तृत आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। अभी हम सामान्य परिचय पढ़े हैं, तो सामान्य रूप से इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे राजकीय मछली। राजकीय मछली है महासिर। महासिर एक समय जो महासिर मछली है, वो मध्य प्रदेश में इसकी कुल मछली में कम से कम, मध्य प्रदेश की कुल मछली में इसका कितना प्रतिशत था? अभी वर्तमान से 5 से 10 साल पहले की बात है, 28% से अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश की कुल मछलियों में वर्तमान से 5 से 10 साल पहले 28% मछलियां महासिर थी। जो महासिर मछलियां थी, इनकी कुल मछलियों में प्रतिशत मात्रा थी। अगर मध्य प्रदेश में कुल मछलियों का प्रतिशत 100 है, तो उसमें से आज से 5 से 10 साल पहले महासिर जो मछलियां थी, उनकी मात्रा 28% थी। लेकिन वर्तमान में इनके ये विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक है, वर्तमान इनमें इनकी मात्रा 4% से भी कम है। हमें याद रखने योग्य बात। और ये कहाँ मिलती है? जो अपना ओकारेश्वर डैम है, ओकारेश्वर डैम से आगे खलघाट तक जाते हैं, तो उसमें जो जलधारा है नर्मदा की बहती है, उन जलधाराओं में अभी भी मिलती है। ये अभी भी मिलती है, लेकिन अभी ये विलुप्त होने की कगार पे है। एक टाइम पे क्या है, इनको एक उपनाम था, टाइगर ऑफ रिवर के नाम से जानी जाती थी महासिर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, हमने क्या देखे? राजकीय मछली, महासिर देखी। अब राजकीय फसल मध्य प्रदेश को आपको पता है सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। सोया प्रदेश या सोया स्टेट क्यों जाना जाता है? क्योंकि भारत में सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। उसी कारण यहाँ की फसल भी क्या हो जाएगी? राजकीय सोयाबीन। ये इतने से याद रखने में हमारे 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, राजकीय भाषा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय भाषा का मतलब क्या होता है? ये हम जब भारत मध्य प्रदेश या भारत की विभिन्न भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तृत जानकारी दूंगा। लेकिन राजकीय भाषा अभी हम सामान्य परिचय में पढ़ रहे हैं। तो राजकीय भाषा मतलब राजकीय कार्यकाल, जो कानूनी कार्य होते हैं, जो शासन के कार्य होते हैं, वो मध्य प्रदेश के कौन सी भाषा में होते हैं? हिंदी में। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। जैसे गवर्नमेंट जो भी ऑफिस होती है, कार्यालय होते हैं शासकीय, उन कार्यालयों में जो भी कार्य होते हैं, जो भी किसी को नोटिस दिया जाता है या पत्र दिया जाता है, कुछ भी दिया जाता है, तो वो किस में दिया जाता है? हिंदी भाषा में दिया जाता है। हिंदी में प्रति उसकी दी जाती है।
जो मध्य प्रदेश के कुछ जो भी कार्य होते हैं कानूनी और जो शासकीय, वो सब किस भाषा में होते हैं? राजकीय मतलब राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, भारत की भी राजभाषा हिंदी है, ठीक है। राष्ट्रभाषा को अभी शायद हिंदी का दर्जा प्राप्त पूर्णता हुआ नहीं है, लेकिन राज्य की भाषा क्या है? हिंदी मध्य प्रदेश की। देश के कुल वन क्षेत्र का, देश में अगर कुल वन क्षेत्र 100% है तो उसमें से 12% वन क्षेत्र किसका है? अगर ये पूरा भारत है, इसमें इतने हिस्से पे वन क्षेत्र पाया जाता है, तो इसके 12% पे, ये कुल भारत का क्षेत्रफल है, उसमें से इतने पे वन पाया जाता है, ये उसके 12%, 12.38% पे जो वन है वो मध्य प्रदेश में है। तो भारत के कुल वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 12.38%। अभी हमने क्या क्या देखा? ये सामान्य सी जानकारियां। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे कर्क रेखा, या मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से जिले हैं। आपको पता है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के विभिन्न 8 राज्यों से गुजरती है। उन 8 राज्यों के बारे में भी मैंने आपको विस्तृत बताया था, उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आपको कर्क रेखा पर पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व दिशा में स्थित गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पे गुजरता है। उन्हीं राज्यों में से एक मध्य प्रदेश भी मैंने आपको बताया। तो मध्य प्रदेश में से अगर गुजरती है तो उसके जिलों में से भी गुजरेगी, तो हमें उन जिलों का नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले हैं जिनसे क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, या 23 सही 1/2 अक्षांश रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो कर्क रेखा है, हमने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था। क्या होती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं? अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं जिनके माध्यम से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की स्थिति को दर्शाया जाता है, या उस स्थिति को हम ज्ञात करते हैं किनके माध्यम से? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से। फिर मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा क्या होती है, या अक्षांशी विस्तार क्या होता है, या देशांतरी विस्तार क्या होता है? तो अभी हम पहले कर्क रेखा पर, पहले अक्षांश भौगोलिक विस्तार देख लो तो ये अच्छे से समझ में आएगा। भौगोलिक विस्तार मतलब मध्य प्रदेश उत्तर में, मतलब अक्षांश विस्तार में कितने अक्षांश से प्रारंभ होती है मध्य प्रदेश, तो कितने अक्षांश तक जाता है, इधर कितने देशांतर से प्रारंभ होता है, तो इधर कितने देशांतर से पर खत्म होता है। तो देखना भौगोलिक विस्तार, मैंने आपको उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश अच्छे से समझाया, और आपको पता है कि मध्य प्रदेश पूर्णतः उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में है तो अक्षांश भी उत्तरी आएगा, ना कि दक्षिणी। अगर दक्षिण में होता, विषुवत रेखा से दक्षिण में होता है भारत, तो मध्य प्रदेश भी दक्षिण में होता, पर पूर्णतः जब उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। हम देखेंगे 21.04 डिग्री, 21 डिग्री 4 से 26 डिग्री 49 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश बोला तो उत्तरी अक्षांश कहां से प्रारंभ होगा? ये हमने ये यहां से, तो इसे क्या लिखेंगे? 21.4, कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। क्या है? 21 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 49, 26 डिग्री 49, तो यहां जा जाएगा 26 डिग्री, 26 डिग्री 49, कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश विस्तार हो गया। पूछा गया मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश क्या है, तो हम लिखेंगे 21 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 49 उत्तरी अक्षांश तक। आपसे पूछा गया देशांतरी विस्तार, ये अक्षांशी हुआ, ये देशांतरी। अब देशांतरी विस्तार, अक्षांश इधर से इधर हुआ तो देशांतरी विस्तार इधर से इधर होगा, ठीक है। आपको पता है पूरा का पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी में, ना कि पश्चिम या दक्षिण में, पूर्णतः उत्तरी। मैंने बताया था आपको, ये अगर पृथ्वी है, ये 0 डिग्री रेखा है, ये देशांतर है, ठीक है। मैंने बताया था आपको भारत
यहाँ है और मध्य प्रदेश भी यहाँ है। तो पश्चिम और दक्षिण की तो बात आनी नहीं है, अगर बात आएगी तो इधर उत्तर की आएगी और इधर पूर्व की आएगी। मतलब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये जो हिस्सा है इधर से उत्तर हो जाएगा, इधर से पूर्व हो जाएगा, तो ये जो बीच बीच का हिस्सा क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये बात समझने योग्य है। इसको अगर समझ लिया तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमने देखा अक्षांश विस्तार, अब देखेंगे हम देशांतर विस्तार। देशांतर विस्तार कहां से प्रारंभ होता है, 74 डिग्री 1, मतलब इधर 74 डिग्री 1 कौन से, पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर से कहां तक, से 82 डिग्री 84, 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर, ये देशांतर है। ठीक है, अक्षांशी पढ़ लिया हमने। अक्षांशी था हमारा 21 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 49 उत्तरी अक्षांश पर। देशांतरी दृष्टि से देखेंगे, देशांतरी दृष्टि से तो 74 डिग्री 1 पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से, तो ये इधर पूर्व है यहां से इधर, तो यहां से मध्य प्रदेश प्रारंभ होगा। तो 74 या 74 डिग्री 1 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये क्या हो गया, अक्षांशी विस्तार यहां से यहां तक, और ये क्या हो गया, देशांतरी विस्तार यहां से यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। आगे अब हम देख लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा ये अगर विषुवत रेखा थी पृथ्वी की, तो इधर कर्क रेखा थी, इधर मकर रेखा थी। ये बीच की 0 डिग्री है, ये 23 सही 1/2 है, 1 2 3 से 23 सही 1/2 तक गए थे, तो कौन सी रेखा है वो, कर्क रेखा। कितने डिग्री अक्षांश पर है, 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर कितने जिलों से गुजरती है, तो हम देखेंगे, ये मैंने लिखा है, कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर कितने जिलों से गुजरती है। पश्चिम से, ये पश्चिम से पूर्व की ओर कितने जिले आते हैं इस मध्य के भाग में, वो हमें देखना है। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। कितने हैं कुल जिले, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये शाजापुर से गुजरती थी। कब गुजरती थी शाजापुर से, जब आगर शाजापुर एक ही जिला था। लेकिन अभी कुछ 1-2 साल पहले आगर जो है, 1-2 साल पहले नहीं, बहुत टाइम पहले, 2014 या 15 के समथिंग, हाँ अभी पढ़ेंगे जब जिले, अभी आगे के 45 जिले तक हमने मध्य प्रदेश का विभाजन पढ़ा था। 45 से जो नए बने हैं 7, वो भी हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब आगर और शाजापुर एक था, जब शाजापुर से गुजरती थी, लेकिन अब शाजापुर का हिस्सा नीचे आ गया और आगर ये यहाँ हो गई, ये यहाँ पे आगर हो जाती है, आगर जिला, और ये नीचे शाजापुर हो जाता है। ये पहले एक था जब शाजापुर, पूरे शाजापुर से गुजरती थी। ठीक है, तो कितने से, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक है, कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से। इस 14 जिलों की आपकी स्थिति, आपकी पश्चिम से पूर्व स्थिति अच्छे से ज्ञात होनी चाहिए। अगर पश्चिम से पूर्व स्थिति आपको पता रही, अगर आपको सीरियल दिया गया कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा से गुजरने वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है, सही क्रम आपसे पूछ लिया पूर्व से पश्चिम या पूछ लिया पश्चिम से पूर्व, तो आपको अगर ये क्रम याद रहा तो आप इधर से पूर्व से पश्चिम भी उसको कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, कर्क रेखा के बारे में पढ़ा, ये कुछ सामान्य सी जानकारी पढ़ी। उसके बाद हमने उसका उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार पढ़ा। कल हम इसी का जो हमारा अगला चैप्टर मध्य प्रदेश से ही संबंधित रहेगा, सामान्य परिचय रहेगा। जो जो चीजें छुट्टी है उन्हें मैं अच्छी तरह से कंप्लीट करवाऊंगा, तो इसे ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। आगे की क्लास कल रहेगी।